गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक बार फिर आपका टीटीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। कौन सा टॉपिक रहेगा? रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। कि समीकरण हमें किस किस बात की जानकारी देता है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। अब देखिए, इसमें जितने भी पॉइंट होंगे उसका मैं आपको विथ एग्जाम्पल बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा और साथ साथ में नोट्स भी उतारते रहिएगा, ठीक है। नंबर 1 जो है वो कहता है कि अभिक्रिया के अंदर जो पदार्थों की भौतिक अवस्था होती है उसके बारे में हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। कि पदार्थ की अवस्था कौन सी है, उस अवस्था की हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो देखिए, नंबर 1 ये हो गया कि पदार्थों के भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल आपको लिखना नहीं है, केवल समझना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, इसका क्या होगा? जैसे Mg, चलो इसको थोड़ा, जैसे C+O2 क्या बनेगा? CO2, ठीक है। अब ये कौन कौन सी अवस्थाओं में, ठीक है ना, इसका पता हमें करना है। तो कार्बन जो होता है, ठीक है ना, कोयला, ठीक है ना, वो क्या होता है? सॉलिड अवस्था में, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होती है? गैस, तो गैसीय अवस्था में। और CO2 क्या है? ये भी एक गैस है, ठीक है। तो हमें इन अभिकारकों और उत्पादों, ठीक है ना, की भौतिक अवस्थाओं के बारे में क्या मिल जाती है? जानकारी मिल जाती है। तो इसके अंदर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, ठीक है। नंबर 2, अभिक्रिया के उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय होने की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए, यहाँ पर 2 शब्द नए आए हैं जो अभी तक हमने नहीं पढ़े, ना 9th क्लास में पढ़े हैं आपने, ना ही अभी तक 10th में इस चैप्टर में। तो देखिए, ये एक तो शब्द आया उत्क्रमणीय और एक आया अनुत्क्रमणीय, ठीक है। उत्क्रमणीय एक अभिक्रिया होती है जिसके अंदर अभिकारक जो होते हैं, ठीक है ना, वो आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? उत्पाद का, ठीक है ना। लेकिन जो उत्पाद बनते हैं वो उन्हीं परिस्थितियों के अंदर पुनः क्रिया कर लेते हैं, ठीक है ना। और क्या बनाते हैं? पुनः अभिकारकों का निर्माण कर देते हैं, या हम कहेगी और उत्पाद बना देते हैं। तो इसका भी एक सिंबल होता है और उससे हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी अभिक्रिया होती है। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल, जैसे N2 + 3H2 2NH3, ठीक है ना। ये क्या है? नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। ये क्या है? हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। ये क्या है? अमोनिया, क्या है? अमोनिया गैस है, ठीक है। तो अब देखिए, जो ये वाला सिंबल आ रहा है अपना, ठीक है ना, 2 तीर, अर्ध तीर, ठीक है ना, 2 अर्ध तीरों के द्वारा अगर किसी भी अभिक्रिया में ये अर्ध तीर उपस्थित हो 2, तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। तो देखिए, अभिकारकों से क्या बना? उत्पाद। तो ये उत्पाद क्या करेंगे? इसी परिस्थिति के अंदर उसी समय क्या कर लेंगे? पुनः क्रिया करेंगे और क्या बना लेंगे? अभिकारक बना लेंगे। तो ये होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। फिर देखिए, दूसरा शब्द अपना अनुत्क्रमणीय, ठीक है ना। अब जितनी भी अभिक्रिया रह जाती है जिसमें यह चीज जो है वो नहीं आता, वो क्या होती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे ये जो C+O2 वाली है, ये भी कौन सी अभिक्रिया है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है?
अनुत्क्रमणीय। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एक तीर आ रहा है सिर्फ, ठीक है ना, पूरा तीर आ रहा है एक, ठीक है, इसको भी मैं एक बना सकता हूं, जैसे ये लो, ठीक है। अब ये कौन सी हो गई? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है, मिटा देता हूं इसको। फिर देखिए तीसरा पॉइंट, क्रियाकारक व उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। संपूर्ण जानकारी जैसे अणुओं की संख्या तथा द्रव्यमान संख्या की जानकारी मिलती है। तो अब देखिए इसके अंदर दो चीजें आई कि अभिकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है समीकरण से, ठीक है ना। तो वो कैसे मिलती है? एक बताया कि अणुओं की संख्या और दूसरा बताया द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना। अणुओं की संख्या जैसे कि कोई सा परमाणु, कोई तत्व जो है वो कितना है, ठीक है ना, और अभिकारकों में कितना है और उत्पादों में कितना है। फॉर एग्जाम्पल यही देख लो, यहाँ पर कार्बन कितना है? एक ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया हुआ है। अगर किसी परमाणु के नीचे कोई नंबर दिया हुआ नहीं होता है तो हिडन संख्या जो होती है वो कितनी होती है? एक। कितनी होती है? एक। तो यहाँ पर कार्बन कितना है? एक। ऑक्सीजन कितने हैं? दो। ऑक्सीजन कितने हैं? दो। और यहाँ पर कार्बन कितना है? एक। और ऑक्सीजन कितने हैं? दो। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये तो प्राप्त हुआ हमें अणुओं की संख्या में प्राप्त हो गई, ठीक है। फिर देखिए कि पूछा है कि द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना, कि द्रव्यमान संख्या का पता कैसे चलता है। तो द्रव्यमान संख्या का पता ऐसे चलेगा कि जैसे कार्बन है, ठीक है ना, तो कार्बन, ये समीकरण नीचे उतार रहा हूं एक बार फिर से, CO2, ठीक है। अब द्रव्यमान संख्या का पता चलेगा कि कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है? 6, ठीक है। परमाणु संख्या कितनी होती है? 6, ठीक है ना। अब हमें इसका परमाणु भार निकालना है, तो परमाणु भार इसका 2 गुना कर दो। कितना हो जाएगा परमाणु भार, या हम कहें कि द्रव्यमान, एक ही बात है, परमाणु द्रव्यमान कितना होगा इसका? फिर 12। कितना होगा? 12। अब बात आती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है, ठीक है ना, परमाणु संख्या वो कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8। अब इसका हमें क्या करना है? डबल करना है। तो डबल करते हैं, हमारे पास में क्या आ जाएगी? इसकी द्रव्यमान संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी इसकी? 16। कितनी हो जाएगी? 16। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है कितने हैं? 2। कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे, ये जो द्रव्यमान संख्या आई है 16, ये तो एक ऑक्सीजन परमाणु की आई है। 2 की करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 2 से गुणा कर देंगे, और गुणा करते ही संख्या कितनी आ जाएगी अपने पास में? 32 ग्राम। कितनी आ जाएगी? 32 ग्राम, ठीक है। तो कार्बन की परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी आई? 12 ग्राम। ऑक्सीजन की कितनी आई? 32 ग्राम, ठीक है। अब इधर भी कार्बन 1 है तो 12 ग्राम, ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, तो प्लस 32 ग्राम, ठीक है। तो अब इनको ऐड कर दो, तो इधर कितने होते हैं? 44 ग्राम, और इधर भी कितने होते हैं? 44 ग्राम। आई बात समझ में? यही एग्जाम्पल आगे और भी आएगा अभी, तब हम आपको और समझाएंगे, ठीक है। मिटा देता हूं इस एग्जाम्पल को मैं अब। फिर देखिए चौथा पॉइंट कि अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता के बारे में इस हमें जानकारी नहीं मिलती है। ये तो हो जाएगी इसकी क्या? कमी, ठीक है। तो फिर देखिए चौथा, कि अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक परिस्थितियां की जानकारी जैसे ताप, दाब,
और उत्प्रेरक आदि, इनकी जानकारी हमें क्या होती है, रासायनिक समीकरण से मिलती है। ताप जो होता है वो केल्विन में दर्शाया जाता है। किस में दर्शाया जाता है, केल्विन में, ठीक है ना। और केल्विन क्या होती है, ताप की एक इकाई। तो मैं एक समीकरण देता हूं यहाँ पर, जैसे N2 + 3H2 2NH3, ठीक है। अब मान लो कि इस तीर के निशान के ऊपर ही दर्शाए जाते हैं ये सभी ताप, दाब और उत्प्रेरक। ताप मैंने लिख दिया, मान लो कि 473 केल्विन, केल्विन ताप की इकाई होगी। के, केल्विन को किससे दर्शाया जाता है, के से। फिर है दाब, दाब वायुमंडलीय दाब, दाब का मतलब क्या है, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेयर कि कितने दाब पर ये अभिक्रिया हो रही है। तो मान लो कि ये 200 एटीएम दाब पर हो रही है। कितनी हो रही है, 200 एटीएम दाब पर। फिर कह दे कि ये कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है, ठीक है ना। मान लीजिए हम कह दे कि निकल या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये हो रही है, Ni या Pt, ठीक है, इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया की जो परिस्थिति है उनके बारे में हमें क्या मिल रही है, जानकारी मिल रही है, ठीक है। अब देखिए उत्प्रेरक होता क्या है, तो ये अपना टॉपिक आगे इस लेसन में दिया हुआ है। वैसे उत्प्रेरक क्या होते हैं, अभिक्रिया में, अभिक्रिया को जल्दी कराने के लिए और कम कराने के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं इसको मिटाता हूं, फिर देखिए अंतिम है 5वां, अभिक्रिया के ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी होने की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का क्या हो, उत्सर्जन, ऊष्मा का क्या हो, उत्सर्जन, और उस उत्सर्जित हुई ऊष्मा को धनात्मक चिन्ह से दर्शाया जाता है। कौन से चिन्ह से दर्शाया जाता है, धनात्मक चिन्ह से दर्शाया जाता है। तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण, ठीक है ना। और उस अवशोषित हुई ऊष्मा को ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि यदि कोई समीकरण है, ठीक है ना, जैसे मान लो अपना समीकरण CuSO4 जिंक ZnSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। अब अगर यदि धनात्मक चिन्ह के साथ में, ठीक है ना, ऊर्जा जो हो वो इस प्रकार है, किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है ना, धनात्मक चिन्ह में आए ऊर्जा, तो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी होगी, ऊष्माक्षेपी, ठीक है ना। अगर यह अभिक्रिया ऋणात्मक चिन्ह में आए तो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये तो अपनी कंप्लीट हुई रासायनिक समीकरण की विशेषताएं, 5 विशेषताएं हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। प्रत्येक का मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ में बताया है, जिससे आपको समझने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। फिर देखिए हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण की सीमाएं, यानी कि कमियां क्या क्या होती है, कि क्या जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से नहीं मिलती है, ठीक है। तो देखिए रासायनिक समीकरण की कमियां नंबर 1, अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता के बारे में पता नहीं चलता है,
नहीं चलता है। अब देखिए, सांद्रता का मतलब कि अभिकारक जो है वो कितनी मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, जैसे हमने वो C+O2 वाला दिया था, जिसमें हमें पता चल रहा था कि 12 ग्राम ये है कार्बन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है ना, ये तो हमें उनकी द्रव्यमान संख्या से मालूम हुआ, लेकिन एग्जैक्टली हमें पता नहीं चलता है कि कितने ग्राम तो अभिकारक है और कितने ग्राम उत्पाद बन रहा होता है। ठीक है ना, तो अभिक्रिया की सांद्रता के बारे में कोई भी पता नहीं चलता है। ठीक है, नंबर 2, अभिक्रिया पूर्ण होने की, अभिक्रिया पूर्ण होने की जानकारी नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। देखो, अभिक्रिया पूर्ण होने की जानकारी मतलब कि अभिक्रिया कब पूरी संपन्न होगी, कि अभिक्रिया कब समाप्त हो रही है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। यानी कि जैसे मान लो कि कोयले का दहन करते हैं तो CO2 गैस बनती है, तो वो कब बन रही है, ठीक है ना, और कब तक बनेगी, ठीक है ना, उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो ये 2 कमियां है रासायनिक समीकरण की। ठीक है, उतार लीजिएगा आप। और अब हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। किसके बारे में? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया, तो देखिए पहले परिभाषा लिख देता हूं मैं। किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होने पर, किसी भी अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होने पर वह मूल पदार्थ से रासायनिक गुणों तथा संगठन में रासायनिक गुणों तथा संगठन में पूर्णतया भिन्न हो जाता है, पूर्णतया भिन्न प्राप्त होता है, भिन्न प्राप्त होता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, क्या अभी परिभाषा लिखी मैंने कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर, ठीक है ना, रासायनिक परिवर्तन होता है तो वह अपने मूल पदार्थ, जो उसका मूल पदार्थ होता है, ठीक है ना, जैसे हम कहीं मूल पदार्थ यानी कि अभिकारक जो होते हैं, जब रिएक्ट करते हैं वो, ठीक है ना, और उत्पाद बनता है, तो वो उत्पाद जो होता है अपने अभिकारकों से पूर्णतया क्या होता है, अलग होता है। क्यों? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो एक नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, और वही क्या कहलाती है, अपनी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। अब देखिए, अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण होता है तथा पदार्थों का कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है, कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। यह बात हुई किसकी, रासायनिक अभिक्रिया की। अब हमें इसके एग्जाम्पल देखने हैं, ठीक है ना। द्रव्यमान संरक्षित रहता है, इससे तो आप परिचित है, पिछले
टॉपिक में बताया आपको किस प्रकार द्रव्यमान संरक्षित रहता है, ठीक है ना। और वो द्रव्यमान संरक्षित रहने के लिए कौन सा नियम लागू होता है, रासायनिक संयोजन के द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए एग्जाम्पल, इसके 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। नंबर 1 कि जब मैग्नीशियम फित्ते का दहन किया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत रंग का चूर्ण हमें प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत रंग का चूर्ण जो होता है वो हमें प्राप्त होता है। तो वो देखिए एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशियम फित्ते का दहन करने पर अब देखो ये दहन होगा किसकी उपस्थिति में, ठीक है ना। अब मैं लिख देता हूं, चलो, दहन O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत रंग का चूर्ण बनता है। श्वेत रंग का चूर्ण बनता है, ठीक है, ये हुआ। अब देखिए कैसे बनता है। जैसे मैंने 2 मैग्नीशियम ले लिए, क्रिया करवाई O2 के साथ में, ठीक है ना, बनेगा क्या, 2MgO। क्या बनेगा, 2MgO, ठीक है। अब वही फॉर्मूला कि द्रव्यमान संरक्षित करना है हमें इसका, ठीक है ना। मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, 12। कितनी होती है, एक मैग्नीशियम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, सुनना ध्यान से। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 12। डबल करोगे तो क्या आ जाएगा इसका परमाणु द्रव्यमान, तो कितना हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, 24। कितना हो जाएगा, 24। अब देखिए ये जो 24 ग्राम परमाणु द्रव्यमान आया वो केवल एक मैग्नीशियम परमाणु के लिए आया है, जबकि यहाँ पर कितने हैं, 2 मैग्नीशियम परमाणु है। तो हम इनटू क्या कर देंगे, 2, तो कितने ग्राम हो जाएगा, 48 ग्राम अपने पास में क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम में हो जाएगा। फिर देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हमें याद है पिछले में किया था, तो कितना होता है, 32 ग्राम। 2 ऑक्सीजन का कितना होता है, 32 ग्राम, ठीक है। तो अब देखिए इधर भी मैग्नीशियम कितने हैं, 2, और इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ठीक है ना। तो 2 मैग्नीशियम का कितना है अपने पास में, 48 ग्राम, ये लिख दिया हमने 48 ग्राम, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा, 32 ग्राम, तो ये लिख दिया हमने 32 ग्राम। तो अब देखिए इनको ऐड कीजिए, कितना होता है, इधर कितना हो रहा है, टोटल 80 ग्राम। कितना हो रहा है, 80 ग्राम, ठीक है, और इधर भी कितना हो रहा है, 80 ग्राम, ठीक है। यानी कि अभिक्रिया के अंदर अभिकारक और उत्पादों का द्रव्यमान जो है वो क्या है, संरक्षित है, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो ये है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अपना जो है वो है कि कोयले का दहन, इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही, कोयले का दहन, नंबर 2 एग्जाम्पल है, ठीक है। C+O2 क्या बनेगी, CO2, ठीक है। अपने बुक में पहले भी मैंने आपको बताया है, और जैसा का जैसा दिया हुआ है आपको वैसा का वैसा इनको उतारना है। ध्यान रखना, जैसा अपने नोटबुक के अंदर हमें दिया हुआ है वैसे के वैसे इन एग्जाम्पलों को उतारने हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कार्बन की संख्या 6, परमाणु भार कितना हो जाएगा, 12, ऑक्सीजन कितनी होती है, 32, तो हमने लिख दिया 32 ग्राम, ठीक है। और इधर भी 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। टोटल ऐड करोगे इन दोनों को तो कितना होगा, 44 ग्राम, ठीक है ना। और इधर भी कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। यानी कि अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों और उत्पादों का द्रव्यमान जो है वो क्या हो रहा है, संरक्षित हो रहा है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे जिसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे संयुग्मन अभिक्रिया हुई, विस्थापन अभिक्रिया हुई, द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई। तो उन अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आप तब तक इनके नोट्स उतारते रहिए, ठीक है ना, और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।